हम लोग खाना बदोशों की हैसियत से उन चूलदारियों में रहेंगे? समीना ने कहा। हाँ, शारिक ने सर हिलाया। तफैल ने उनके जोल ये बताए उनके मुताबिक नो नकाऊ उस्मान और तफैल उन आदमियों की जगह ले सकते हैं, जबकि उन दो खूबसूरत औरतों की कमी समीना और शाह परी पूरी करेंगी। और बुढ़िया की जगह? समीना ने कहा। फिर अपनी बात का जवाब भी खुद ही दे दिया। लेकिन मेरा ख्याल है कि बुढ़िया की जरूरत नहीं होगी। बुढ़िया की जरूरत होगी, शारिक ने कहा। उसके लिए मेरा ख्याल है कि नर्स रदिया के बाल सफेद करके उसका उड़िया बिगाड़ दिया जाए तो मसला हल हो जाएगा। वर्ष रदिया को चंद रोज की छुट्टी लेनी पड़ेगी, समीना ने कहा। और मेरा ख्याल उसे कोई एतराज नहीं होगा, शारिक बोला। कल सुबह फोन करके उस्मान को भी बुला लो ताकि इस प्रोग्राम को फाइनल किया जा सके। उसे बल्कि अभी फोन कर दो। अगर वो रात ही को आ जाए तो हम रात ही प्रोग्राम बना ले और वो सुबह सवेरे ही अपने मिशन पर निकल जाए। शाहपरी, तुम उसे फोन कर दो। शाहपरी दिल्ली दिल में हंस पड़ी। वो जब इंस्पेक्टर उस्मान को फोन करके यहाँ आने को कहेगी तो वो सर के मस दौड़ा आएगा। उसने फोन कर रिसीवर उठाकर नंबर भी लाया। इत्तफाक से उस्मान इस वक्त घर पर ही मौजूद था। क्या बात है, तुमने उन्हें कुछ बता तो नहीं दिया? उस्मान ने शाहपरी की बात सुनने के बाद पूछा। ऐसी कोई बात नहीं, शाहपरी ने जवाब दिया। सुबह हम जिस काम से गए थे उस सिलसिले में बात करनी है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, उस्मान की आवाज सुनाई दी। शाहपरी ने रिसीवर रख दी और शारिक को बता दिया कि उस्मान यहाँ आने के लिए घर से निकल रहा है। वो थोड़ी देर वहां बैठी रही, फिर कमरे से निकलकर ऊपर वाले टेरेस में आ गई। आसमान पर बादल अब भी थे, ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन बारिश का कोई इम्कान नहीं था। कुछ ही देर बाद समीना भी वहां आ गई और उसके करीब कुर्सी घसीट कर बैठती। तुम यहाँ कर क्यों बैठती? समीना उसकी तरफ देखते हुए बोली। बस यूं ही मौसम का मजा लेने के लिए, शाहपरी ने जवाब दिया। अच्छा हुआ तुम भी यहाँ आ गई, एक जरूरी बात करना चाहती थी तुमसे। कोई खास बात? समीना बोली। कहो, मैं सुन रही हूँ। शाहपरी चलने में कुछ सोची रही, फिर इंस्पेक्टर उस्मान के बारे में सब कुछ बता दिया। आखिर में वो कह रही थी, उसने ये बात अभी तक मुझे कही नहीं, लेकिन आज की बातों से मैंने अंदाजा लगाया है कि वो मुझे अपने साथ मिलाकर तुम्हारे और शारिक के खिलाफ कोई साजिश करना चाहता है। आखिर वो खुल ही गया। समीना उसके खामोश होने पर मुस्कुराई। मुझे और शारिक को पहले उस पर शुबा था, और जब उसने ये बताया कि वो अपने बीबी बच्चों को गाँव भेज चुका है तो हमें उस वक्त यकीन हो गया कि वो कुछ करने का इरादा रखता है। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोली। मैं शारिक से बात कर लूंगी, लेकिन तुम्हें भी एक काम करना होगा। वो क्या? शाहपरी ने सवारिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। तुम उसे यकीन दिलाने की कोशिश करो कि तुम उसके साथ हो, समीना बोली। आज रात जब वो अपने कमरे में होगा तो मौका पाकर तुम भी चली जाना और उसे अपने जाल में फांस कर उससे वो सब कुछ उगलवा लेना जो उसके दिल में है, और उसे ये यकीन दिला देना कि हमारा ये मिशन पूरा हो जाने के बाद तुम मेरे और शारिक के खिलाफ भरपूर तौर पर उसका साथ दोगी। वो तो ठीक है, लेकिन शाहपरी जन्नत में रुकी, फिर बोली। लेकिन अगर उसने हद से बढ़ने की कोशिश की तो उसे हद से बढ़ने मत देना, समीना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिलहाल हमें इसकी जरूरत है और उसका थोड़ा बहुत दफरा तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उसे शुबा ना होने पाए कि मैंने तुम लोगों को उसके बारे में बता दिया है, शाहपरी ने कहा। इसकी तुम फिक्र ही मत करो, उसके फरिश्तों को भी पता नहीं चलेगा। अब नीचे चलो, तुम नो नका और रदिया को दूसरे कमरे में बातों में लगाए रखना, मैं शारिक से बात करती हूँ, समीना कहते हुए कुर्सी से उठ गई। वो दोनों नीचे आ गई। रविया और नो नका बरामदे में बैठे हुए थे। शाहपरी उनके पास चली गई और समीना शारिक के कमरे में घुस गई। शारिक भी वो दास्तान सुनकर मुस्कुराए बगैर नहीं रह सका। इसका मतलब उस पर बेराशुबा दुरुस्त था। वो समीना की तरफ देखते हुए बोला, उस पर किसी सूरत भी ये जाहिर नहीं होना चाहिए कि हम उसकी साजिश से आगाह हैं। शाहपरी को अच्छी तरह समझा दो कि उसकी हाँ में हाँ मिलाती रहे। हमारा मिशन बहुत अहम है और इसमें उसका शरीक होना बहुत जरूरी है, और इसी मिशन के दौरान हम उसे भी ठिकाने लगा देंगे। ठीक है, समीना ने सारी लाया। मैं नोले के को समझा दूं क्योंकि वो भी इस मिशन में हमारे साथ होगा। समीना उठकर बरामदे में आ गई और शाहपरी और नोले के करीब कुर्सी खींच कर बैठ गई। नोना के उसने ये बताया कि उस्मान ने उसके खिलाफ साजिश में शाहपरी को मिलाने की कोशिश की है। अलबत्ता उसे ये बात अच्छी तरह समझा दी कि इस मिशन के दौरान उस्मान को भी ठिकाने लगा दिया जाएगा। वो तीनों वहीं बैठे बातें करते रहे और बाहर जब किसी गाड़ी के रुकने की आवाज सुनाई दी तो शाहपरी समीना की तरफ देखते हुए कुर्सी से उठ गई। गाड़ी गेट के ऐन सामने खड़ी थी और उसके हेडलैम्प्स की रोशनी गेट की जुरियों से नजर आ रही थी। शाहपरी ने गेट की जुरी में से झांक कर देखा, वो उस्मान ही की गाड़ी थी। शाहपरी ने गेट खोल दिया और उस्मान गाड़ी अंदर ले आया। उसके कुछ ही देर बाद वो लोग एक बार फिर शारिक वाले कमरे में बैठे हुए मंसूबा बना रही थी। उस मंसूबे के एक एक पहलू का बड़ी तफसील से जायजा लिया गया और मिलाकर ये फैसला हुआ कि उस्मान सुबह 6 बजे यहाँ से निकल जाएगा और बूढ़े खाना बदूई से बात करने के दीगर इंतजामात की तरफ तवज्जो देगा। रात 2 बजे के करीब उस्मान ऊपर अपने कमरे में चला गया। शारिक और नूना का भी सोने के लिए लेट गए। समीना और शाहपरी दूसरे कमरे में आ गईं। वो दोनों पलंग पर लेटी सरगोशियों में बातें करती रहेंगी और 3 बजे के करीब समीना ने शाहपरी को गर्दन से पकड़ कर उठाया। जाओ, वो अभी जाग रहा होगा। समीना ने सरगोशी की। तुम उसे बेवकूफ बनाने जा रही हो, कहीं खुद बेवकूफ ना बन जाना। बदतमीज कहीं जी। शाहपरी ने उसे ओले से डांट दिया और कमरे से निकलकर दबे पांव जीने चिढ़ने लगी। उस्मान साहब,
उसने उस्मान के कमरे के दरवाजे पर रुककर सरगोशियाना अंदाज में पुकारा, सो गए दिया। कमरे में अंधेरा था। उसने दूसरी मर्तबा पुकारा, लेकिन इस मर्तबा भी जवाब नहीं मिला। और फिर दफातन वो उछल पड़ी। किसी ने पीछे से उसके तंदों पर हाथ रख दिया था। उसके मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई, डर गई। उस्मान ने उसके कान के करीब सरगोशी की, मुझे यकीन था तुम जरूर आओगी, इसलिए मैं बाहर टेरेस में बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा था। चलो अंदर चलकर बैठते हैं। वहीं बाहर टेरेस पर ही बैठते हैं, खुली हवा है, शाह परी ने कहा। वो दोनों टेरेस पर आ गए, जहां बांस की खिपचियों से बनी हुई कुर्सियां पड़ी हुई थी। उस्मान शाह परी को लेकर एक ही कुर्सी पर बैठ गया। आराम से बैठो। उस्मान ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया और उसके साथ चिपकने की कोशिश करने लगा। क्या सोचा है तुमने? तुम्हारे जाने के बाद मैं तुम्हारी कही हुई बातों पर गौर करती रही हूँ, शाह परी ने जवाब दिया। अब वाकई मुझे एहसास होने लगा है कि मैं गलत हाथों में फंस गई हूँ, लेकिन अभी तक मैंने कोई फैसला नहीं किया है। ये भी अच्छी बात है कि तुम्हें एहसास हो गया, उस्मान ने कहा। मेरा एक मकसद हाजी अब्दुल्ला को नुकसान पहुंचाना भी है, और ये मकसद शारे के जरिए पूरा हो रहा है। शारे पे ये मिशन मुकम्मल हो जाए तो हम अपना मिशन शुरू कर देंगे। इसी दौरान तुम्हें अच्छी तरह सोचने का मौका भी मिल जाएगा और तुम किसी फैसले पर भी पहुंच जाओगी। उस्मान ने शाह परी को खींचकर अपनी आगोश में गिरा लिया। शाह परी ने बराए नाम मुजाहमत की थी, लेकिन जब उस्मान ज्यादा ही बेकाबू हो गया तो एक झटके से उससे अलग होकर खड़ी हो गई। मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए, वो अपना लिबास दुरुस्त करते हुए बोली। अगर किसी की आंख खुलती और मुझे अपने बिस्तर पर ना पाया तो शुभ होगा, हो सकता है वो मेरी तलाश में इधर भी आ जाएं। उस्मान के मुंह से ठंडा सांस निकल गया। शाह परी मुस्कुराती हुई सीढ़ियों की तरफ चली गई। उस्मान अपनी जगह खड़ा देखता रह गया और फिर दम से कुर्सी पर ढेर हो गया। और फिर उसकी वो रात जागते ही गुजरी थी। शाह परी का असीम तस्वर उसकी आंखों के सामने घूमता रहा। उसने सुबह जब शाह परी से शारे के बारे में बात की तो उसके ज़हन में खदशात थे, वसवसे थे। शाह परी समीना या शारिद से सारी बातें ना कह दे। वो सारा दिन इन्हीं खदशात में घिरा रहा। और फिर जब शाह परी का फोन आया था तो उस वक्त भी उस्मान यही समझा था कि उसे बहाने से तो नहीं बुलाया जा रहा, इसलिए वो पूरी तरह तैयार होकर आया था। उसकी पतलून की जेब में पिस्तौल मौजूद था। उसने तय कर लिया था कि अगर कोई ऐसी बात हुई तो वह कम अज कम समीना और शारे को ठिकाने लगा ही देगा। लेकिन उसके खदशात बेबुनियाद निकले। और फिर आज रात जिस तरह शाह परी चोरी छप्पे उसके पास आई थी और जो कुछ भी हुआ था उससे उस्मान को यकीन हो गया था कि शाह परी ने अपनी जबान बंद ही रखी थी। इंस्पेक्टर उस्मान के शारिक से ताल्लुकात उस वक्त थे जब वो मदन थाने का इंचार्ज था और शारिक उस इलाके में चांगे वाला अड्डा चला रहा था। लेकिन वो ताल्लुकात ऐसे थे जैसे एक पुलिस अफसर और एक मुजरिम में होने चाहिए। आम जराइम पेशा लोगों को तो पुलिस वाले पकड़कर सलाखों के पीछे बंद कर देते हैं और उनके साथ कोई रियायत नहीं बरतते। लेकिन बाल जराइम पेशा ऐसे भी होते हैं जिनकी पुष्ट पर कोई ताकत होती है, किसी सियासतदान या हुकूमत की किसी आला शख्सियत की पुष्ट बनाई होती है, या बोलो बड़ी बड़ी रकमें पुलिस को भत्ते के तौर पर अता करते हैं। शारिद भी एक ऐसा ही मुजरिम था। उसके साथ पैसे की कुव्वत थी। उसने बाज बड़े बड़े पुलिस अफसरों को खरीद रखा था। उस्मान खुद उसके हाथों बिका हुआ था। उसे शारिक से बड़ी बड़ी रकमें मिलती थी, इसलिए उसने शारिक के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं की थी। फिर शारिक हाजी अब्दुल्ला से मिल गया और मुल्क से बाहर चला गया। हाजी अब्दुल्ला ने शारिक के खिलाफ जो साजिशें तैयार की थी उसका उस्मान को इल्म नहीं था। फिर हाजी अब्दुल्ला ने जब शारिक के अड्डे पर आदमी भेजकर शारिक के एक आदमी को मार मार कर अदमुआ कर दिया तो उस्मान ने हाजी को गिरफ्तार करने के शौक में उसकी कोठी पर छापा मार दिया। वो अब तक हाजी के बारे में सही अंदाजा नहीं लगा सका था और उसका नतीजा उसे इस तरह भुगतना पड़ा कि हाजी के एक इशारे पर उसे मुलाजमत से मुअत्तल कर दिया गया। और फिर एक रोज इत्तफाक से शारिक से मुलाकात हो गई। हाजी से इंतकाम लेने के लिए उस्मान ने शारिक को भड़का दिया। हाजी के खिलाफ उसे इतलात फराहम करने लगा। शारिक उसकी तवक्को से कहीं ज्यादा चालाक निकला। उसने उस्मान की ऐसी तस्वीरें खींच ली जो उसे फांसी के तख्ते पर पहुंचा सकती थी। इसी दौरान उसकी इतला पर शारिक ने हाजी के 3 करोड़ रुपए मालिज के सोने पर कब्जा कर लिया। अब उस्मान शारिक के हाथों खिलौना बना हुआ था। वो शारिक से जान छुड़ाना चाहता था, लेकिन उसकी तस्वीरें शारिक के कब्जे में थी। इंस्पेक्टर उस्मान ने बहुत सोच समझ कर यह मंसूबा बनाया और उसके लिए उसने शाह परी को इस्तेमाल करने का फैसला किया। अगर उसका मंसूबा कामयाब हो गया तो न सिर्फ उसे अपनी तस्वीरें वापस मिल जाएंगी और वो हर किस्म के खौफ से आजाद हो जाएगा, बल्कि हाजी से छीना हुआ सोना भी उसके कब्जे में आ जाएगा। और फिर शाह परी को साथ लेकर ये शहर ही छोड़ जाएगा। शाह परी का ख्याल आते उसके मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया। ये शाह परी से मोहब्बत नहीं थी जो उसे उसकी तरफ खींच रही थी। वो अय्याश आदमी था और उसके दिल में हवस भरी हुई थी। रात का अंधेरा रुखसत हो रहा था, दिन का मदम सा उजाला फैल रहा था। उस्मान अभी तक टेरेस में कुर्सी पर बैठा हुआ था। दफादन सीढ़ियों पर कदमों की आहट सुनकर वो चौंक गया। उसने गर्दन घुमाकर उस तरफ देखा और फिर एक झटके से उठ खड़ा हुआ। वो शाह परी थी जो चाय का कप लिए ऊपर आ रही थी। उसके ऊंटे पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी, लेकिन उस्मान को टेरेस पर देखकर वो चौंकी। उसकी आंखों में उलझन सी तैर गई। मैं आपके लिए बेड टी लेकर आई हूँ। मेरा ख्याल था यहाँ को जोड़ कर जगाना पड़ेगा, लेकिन आप तो।
मैं तो रात भर इसी कुर्सी पर बैठा रहा हूँ। उस्मान ने उसके हाथ से कप लेकर करीब पड़ी हुई काफी टेबल पर रख दिया। एक लम्हा भी नहीं हो सका तुम्हारे बारे में सोचता रहा था। तुमने तो मुझे बेमौत मार दिया शाहपरी। तुम्हारे बारे में सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अपने दिमाग को ठिकाने पर रखे और तैयार होकर नीचे आ जाएं। समीना आपके लिए नाश्ता तैयार कर रही है। आपको नाश्ता करके 6 बजे यहाँ से निकल जाना है। शाहपरी ने मुस्कुराते हुए कहा और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। उस्मान उसे देखता ही रह गया। उसने चाय का कप उठाया और हल्की हल्की चुस्कियां लेने लगा। चाय पीने के बाद वो कमरे में आ गया और फिर बाथरूम में घुस गया। तकरीबन आधे घंटे बाद वो बाथरूम से निकला। वो रात भर का जागा था। उसकी आंखें सुर्ख थी, लेकिन ठंडे पानी के हुसल से उसकी कसलमंदी बड़ी हद तक दूर हो गई। 6:45 बजे वो नीचे आया। शारिक और नौनक कभी जाग चुके थे और चाय पी रहे थे। समीना मौजूद थी। उसने उस्मान के सामने नाश्ता रख दिया। वो बार बार इधर उधर देख रहा था। उसकी नजरें शाहपरी को तलाश कर रही थी, लेकिन शाहपरी नजर नहीं आई। वो अपने कमरे में थी। उस्मान को अपनी मंजिल पर पहुंचने में तकरीबन 50 मिनट लगे। उसने गाड़ी खाना बदूशों के डेरे से तकरीबन 2 गज दूर रोकी। वो कुछ देर गाड़ी में बैठा डेरे की तरफ देखता रहा, फिर नीचे उतरकर टहलने लगा। तकरीबन 8 बजे जितनी वो बूढ़ा और तफैल की उम्र का दूसरा आदमी डेरे से निकलकर सड़क पर आ गए। बूढ़े ने रीछ की डोरी थाम रखी थी और दूसरे आदमी ने बंदर की। उन दोनों के हाथों में चलियां भी थी और उन्होंने कंधों पर थैले भी लटका रखे थे। उस्मान सड़क से उतरकर पार्क वाली साइड की ढलान पर उतर गया। उन्हें यहाँ रोककर बात नहीं करना चाहता था, इसलिए उन्हें आगे जाने का मौका दिया। तकरीबन 15 मिनट बाद उस्मान दोबारा सड़क पर आया। वो दोनों कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। उस्मान गाड़ी में बैठ गया और उसे रावी के पुल की तरफ मोड़ दिया। वो दोनों रावी पुल वाले चौक में पहुंच चुके थे। चौक पर बसों वगैरह की वजह से खासा रास्ता। उस्मान ने कार एक तरफ रोकी और नीचे उतरकर उन दोनों की तरफ बढ़ने लगा। वो दोनों सड़क चढ़कर दरख्तों के नीचे खड़े थे और बूढ़ा शायद मजमा लगाने के लिए मुनासिब जगह की तलाश में था। उस्मान ने करीब पहुंचकर बूढ़े के कंधे पर हाथ रख दिया। 1 मिनट को मेरे साथ आओ, तुमसे एक जरूरी बात करनी है, उस्मान ने कहा। इसका लहजा मदन था। बूढ़े ने चौंक कर उस्मान की तरफ देखा। वो शक्ल ही से पुलिस वाला लग रहा था। सुबह ही सुबह किसी पुलिस वाले की शक्ल देख लेना बूढ़े के ख्याल में कोई अच्छा शगुन नहीं था। जी माई बाप, आप हुक्म करें। बूढ़े ने दोनों हाथ जोड़ दिए। मेरे साथ आओ, उस्मान ने कहा। उस्मान वाल से तकरीबन 20 गज दूर सीमेंट थी एक बेंच पर बैठ गया। बूढ़ा उसके सामने जमीन पर बैठ गया। मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, उस्मान उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। डरो नहीं, मैं सरकारी काम के सिलसिले में तुमसे बात करना चाहता हूँ। इसमें तुम्हारा ही फायदा है। आप हुक्म करें जी भाई बाप, बूढ़ा बोला। हमें 2-4 रोज के लिए तुम्हारा डेरा चाहिए, जहाँ तुम लोग रह रहे हो, उस्मान ने कहा। क्यों सरकार? बूढ़े ने उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। जहाँ तुमने डेरा लगा रखा है वहां सामने वाले इलाके में किसी जगह चंद खतरनाक मुजरिम छुपे हुए हैं। उनकी निगरानी के लिए हमें ऐसी जगह की जरूरत है जहाँ से पूरे इलाके पर निगाह रखी जा सके। तुम्हारा वो डेरा इस मकसद के लिए बेहतरीन जगह है। अगर हम उस जगह कोई नया डेरा लगाते हैं तो उन लोगों को शुबा हो जाएगा, इसलिए तुम्हारा डेरा हासिल करना चाहते हैं और उसके लिए तुम्हें बहुत माकूल मुआवजा भी दिया जाएगा। हम बगैर मुआवजे के भी पुलिस के साथ ताउन करने को तैयार है भाई बाप, बूढ़े ने कहा। मुमकिन है तुम्हें वो छूलदारियां वापस ना मिल सके, इसलिए हम उनकी कीमत दे देंगे ताकि तुम्हारा भी नुकसान हो। मेरा ख्याल है 10,000 रुपए में तुम उस जैसी कई नई झोंपड़ियां बनवा सकोगे। 10,000 रुपए? बूढ़ा चौंक गया। हाँ, ये पैसे अपने पास रख लो। उस्मान ने इधर उधर देखते हुए नोटों की डड्डी उसके हाथ में थमा दी। पूरे 10,000 है, वो कह रहा था। लेकिन तुम अपने घर वालों को भी नहीं बताओगे कि वो डेरा छोड़कर तुम क्यों जा रहे हो। ये राज सिर्फ तुम तक महदूद रहना चाहिए। अगर तुम्हारी वजह से मुजरिम फरार होने में कामयाब हो गए तो उनकी जगह तुम्हें टांग दिया जाएगा। किसी को पता नहीं चलेगा सरकार, बूढ़े ने जवाब दिया। हम आज ही वो डेरा खाली कर देते हैं। आज नहीं, उस्मान बोला। आज तुम घूम फिर कर अपनी दिहाड़ी लगाओ। हम लोग 1-2 दिन में वहां आ जाएंगे। हमारे साथ औरतें भी होंगी। हम डेरे पर आ जाएंगे, उसके बाद तुम लोग चले जाना। इन 1-2 दिनों में तुम लोग अपने के लिए कोई दूसरा बंदोबस्त भी कर सकते हो। ठीक है माई बाप। बूढ़े ने नोटों की गड्डी बड़ी एहतियात से कमीज के अंदर वाली जेब में रख ली। ठीक है, अब तुम जाओ और मजमा लगाकर लोगों को रीछ और बंदर का तमाशा दिखाओ, उस्मान ने कहा। बूढ़ा उठकर चला गया। उस्मान कोई देर बेंच पर बैठा रहा, फिर वो भी उठकर अपनी कार की तरफ चल पड़ा। इंस्पेक्टर उस्मान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में घूम फिर कर मुख्तलिफ अशिया खरीदता रहा। जब वो शाम को वापस लौटा तो शाम के 6 बज रहे थे। वो बहुत बुरी तरह थक गया था, लेकिन शाहपरी की एक ही मुस्कुराहट से उसकी सारी थकन दूर होगी। और फिर शाहपरी के हाथों से पीने वाले चाय के कप ने तो उसका मूड भी खुशगवार बना दिया और वो दिन भर की थकन भूल गया। उस्मान ने शारिक वगैरह को आज दिन भर की रिपोर्ट भी बता दी और उस बूढ़ा खाना बदोशी होने वाले सौदे से भी आगाह कर दिया। ठीक है, समीना ने कहा। हम लोग कल रात 10 बजे यहाँ से निकलेंगे। मैं सुबह हॉस्पिटल जाकर नर्स रजिया को भी बता दूंगी। उसके बाद वो दूसरे मौजूआत पर गुफ्तगू करते रहे। रात के खाने के बाद वो ताश लेकर बैठ गए और 2 बजे तक ताश खेलते रहे। खेल खत्म हुआ तो उस्मान कर ऊपर कमरे में चला गया। जाते उसने अजीब सी नजरों से शाहपरी की तरफ देखा था। शाहपरी भी उसी की तरफ देखकर मुस्कुरा दी। 3 बजे के करीब शाहपरी समीना की तरफ देखते हुए कमरे से निकल गई।
जब वो ऊपर पहुंची तो उस्मान टेरेस पर नहीं था। आज वो कमरे में बैठा हुआ था और नाइट बल्ब की नीलगो रोशनी कमरे में फैली हुई थी। उस्मान उसके कदमों की आड़ जमीन पर उठ गया। मुझे यकीन था कि तुम आज भी जरूर आओगी, वो आगे बढ़ते हुए बोला और उसका हाथ थाम लिया। कैसे ना आती, शाहपरी मुस्कुराती हुई बेड के सामने कुर्सी पर बैठ गई। किसी को हमारी मुलाकातों पर शुबा तो नहीं हुआ, उस्मान ने पूछा। बिल्कुल नहीं, इस वक्त भी सब लोग गहरी नींद में हैं, लेकिन मेरी नींद अचानक क्यों उड़ गई है? शाहपरी मुस्कुराई। यही हाल मेरा भी है, उस्मान ने जवाब दिया। हर वक्त तुम्हारे ही बारे में सोचता रहता हूँ, पर असन हमारी सोचें एक दूसरे तक महदूद होकर रह गई हैं, शाहपरी ने जवाब दिया। तो फिर क्या इरादा है, तुमने क्या फैसला किया? उस्मान बोला। फैसला तो मैंने उसी वक्त कर लिया था जब तुमने बात की थी, लेकिन क्या? उस्मान ने पूछा। कि तुमने ये भी सोचा है कि समीना और शारिक बहुत खतरनाक हैं? अरे वो दोनों या उनमें से कोई एक भी बच गया तो हमें कहीं पनाह नहीं मिलेगी। शाहपरी ने अपने खदशात का इजहार किया। बच कैसे सकते हैं? उस्मान ने मुस्कुराया। मैंने जो मंसूबा बनाया है उसमें कोई मामूली झूल भी नहीं है, उन दोनों में से कोई भी बच नहीं सकेगा। मंसूबा क्या है? शाहपरी ने पूछा। ये मैं तुम्हें कल के बाद बताऊंगा, उस्मान ने जवाब दिया। कल शारिक का मिशन पूरा हो जाएगा, उसके बाद मैं तुम्हें अपने मंसूबे की तफसील बता दूंगा। एक बात मेरी समझ में नहीं आ सकी, शाहपरी बोली। तुम शारिक और समीना को क्यों खत्म करना चाहते हो? मुझ पर सारी मुसीबतें शारिक की वजह से नादल हुई हैं, उस्मान ने जवाब दिया। हाजी अब्दुल्ला ने शारिक के आदमी को मारा पीटा था और मैंने उसकी हमदर्दी में हाजी को गिरफ्तार करने के लिए उसकी कोठी पर छापा मारा था। अगर मैं ये हमाकत ना करता तो आज मैं अपनी ड्यूटी पर होता। उसके अलावा शारिक और समीना को खत्म करने की एक और वजह भी है। वो क्या? शाहपरी ने पूछा। मेरी मुखबरी पर शारिक ने हाजी के आदमियों से 3 करोड़ रुपए मालियत का सोना छीना था और इस वक्त ये तय हुआ था कि ये सोना आपस में तकसीम कर दिया जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। बाद में उसका एक साथी हाजी के आदमियों के हाथों मारा गया। पप्पू रज़फ़ी को गुलबर्ग वाली कोठी में जलाकर राख कर दिया गया। मुझे आज तक उस सोने में से हिस्सा नहीं मिला और तुम्हें भी कुछ नहीं मिला। वो सारा सोना शारिक और समीना के कब्जे में है। उनसे वो सोना हासिल करने का एक ही तरीका है कि उन दोनों को खत्म कर दिया जाए। क्या तुम्हें मालूम है कि उन्होंने सोना कहाँ छुपा रखा है? हाँ, वो इसी मकान में रखा हुआ है, शाहपरी ने जवाब दिया। वुड। उस्मान की आंखों में चमक उभर आई। उसने शाहपरी को हाथ से पकड़कर कुर्सी से उठाया और अपने करीब बेड पर बिठा लिया। इन दोनों को खत्म कर देने के बाद वो सोना हमारे कब्जे में होगा। हम वो सोना लेकर इस शहर से दूर ऐसी जगह पर चले जाएंगे जहां हमारा कोई सुराग नहीं लगा सकेगा, उस्मान ने कहा। और तुम्हारी बीवी और बच्चे? शाहपरी ने पूछा। लानत भेजो उन पर, उस्मान ने जवाब दिया। मेरी बीवी का बाप एक बहुत बड़ा जमींदार है, उसके पास पैसे की कमी नहीं, वो आराम से जिंदगी गुजारेगी, उसकी तुम फिक्र मत करो। अपनी सोचो, तुम मेरे साथ ऐश करोगी। शाहपरी शारिक और समीना के बारे में उस्मान का मंसूबा सुनकर कांप उठी थी। बात अब खुली थी। वो उन दोनों को खत्म करके 3 करोड़ रुपए मालियत के सोने पर कब्जा करना चाहता था और यह भी यकीनी बात थी कि उस्मान ने उसके बारे में भी कोई ऐसी बात सोच रखी होगी। जो अपनी बीवी को छोड़ने को तैयार हो, वो किसी दूसरी औरत से वफा कैसे कर सकता था? उस्मान ने अचानक ही उसे खींचकर पलंग पर गिरा दिया। लेकिन शाहपरी बड़ी बुर्जी से उठकर खड़ी हो गई। अब मैं चलूंगी, शाहपरी मुस्कुराते हुए बोली। बहुत चालाक हो, हर बार निकल जाती हो, उस्मान बोला। शारिक और समीना मेरे मंसूबे के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगी, शाहपरी ने कहा। उस्मान उठकर उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन ठीक उसी वक्त नीचे कोई बर्तन गिरने की आवाज सुनाई थी। ओह, शायद कुछ जाग गया है, फिर चलती हूँ, शाहपरी ने कहा और तेज से कदम उठाती हुई कमरे से निकल गई। उस्मान पहले की तरह हाथ मलता रह गया। वो लोग रात के 10 बजे घर से निकले। मेर्स रदिया भी शाम से पहले पहुंच गई। इस ग्रुप में समीना, शाहपरी, मेर्स रदिया, नौलखा, तफैल और उस्मान शामिल थे। इन सब के जिस्मों पर पुराने लिबास थे। उस्मान आमतौर पर पैंट शर्ट पहनता था, लेकिन आज वो भी शलवार कमीज पहन कर आया था। वो सबके साथ पिस्तौलों से लैस थे जो उन्होंने अपने अपने लिबासों में छुपा रखे थे। वो लोग गलियों से निकलकर सड़क पर इस तरह चल रहे थे जैसे खाना खाने के बाद पहलने के लिए निकले हों। घर से निकलने से पहले उन्होंने अपने उड़ियों में किसी कदर तब्दीली की थी। इंस्पेक्टर उस्मान कलीन शेल था, लेकिन इस वक्त उसके चेहरे पर गुच्छेदार बड़ी बड़ी मूंछें नजर आ रही थी, जिससे उसका चेहरा बड़ी हद तक तब्दील हो गया था। नौलखे के चेहरे पर भी सफेद मूंछें थी जो ऊँटों के कोनों से नीचे की तरफ झुकी हुई थी। अलबत्ता तफैल के चेहरे पर कोई तब्दीली नहीं की गई थी। समीना, नर्स रदिया और शाहपरी के चेहरों पर कई जगहों पर नीले खाल नजर आ रहे थे। जो खाना बदोश औरतें आमतौर पर चेहरों की खूबसूरती करिए इस किस्म के खाल बनवा लेती हैं, और तीनों के तानों में छोटी बड़ी कई दई बारियां थी और नाकों में नथवियां भी नजर आ रही थी। इन सब चीजों से उनके उड़िया भी बड़ी हद तक तब्दील हो गए थे। ये तमाम चीजें आज उस्मान ने भगार से खरीदी थी। सिराब आते वाले चौक पर उन्हें 2 टैक्सियां मिली। एक टैक्सी में नर्स रजिया, शाहपरी और तफैल बैठ गए, जबकि दूसरी टैक्सी में समीना, नौनका, उस्मान बैठे। उस्मान आगे की सीट पर था। पौने 11 बजे के करीब वो टैक्सियां दरियाए रावी के पुल वाले चौक पर रुक गई और वो सब नीचे उतर आए। उन टैक्सियों को फौरन ही वहां से सवारियां मिल दी। वो लोग कुछ देर चौक पर खड़े इधर उधर देखते रहे, फिर बंद रोड की तरफ चलने लगे। तकरीबन 20 मिनट बाद उस जगह पहुंच गए जहां सड़क की ढलान पर डेरा लगा हुआ था।
तो ये थी आज की स्टोरी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें।